प्रीतमगढ़ राज्य में झुमरू नाम का एक नाई रहता था, जिसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा गबरू जो बौना था, दूसरा बेटा बिलुआ जो बदमाश था। चूंकि गबरू कद का छोटा बौना था, इसलिए कोई भी लड़की उससे शादी को तैयार नहीं थी। छोटा भाई बिलुआ की शादी हो चुकी थी। एक दिन झुमरू अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है। बेटा, मेरी अवस्था अब दुकान संभालने की नहीं रही। मेरी आंखों की रोशनी लगातार घटती जा रही है। ऐसा क्यों बोलते हो जी? अभी तो आप कम से कम 20 साल दुकान संभालेंगे। ऐसा नहीं है। कल ही एक कस्टमर का मैंने मूंछ काटते काटते थोड़ा सा नाक काट दिया। ओह, फिर क्या हुआ? फिर क्या, जैसे तैसे मामला शांत हुआ। कल से बिलुआ दुकान संभालेगा। वैसे भी शादीशुदा होने के कारण इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो फिर गबरू क्या करेगा? वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? देखो सुंदरी, अपना बेटा सबको अच्छा लगता है, लेकिन गबरू में ऐब है। यह तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। इस बौने से कौन शादी करेगा? दूसरी बात, यह सर्कस में जोकर बनकर कमा सकता है। क्या बोलते हो जी? दुनिया का पहला बाप देख रही हूँ जो अपने बेटे को सर्कस में जाकर जोकर बनने के लिए बोल रहा है। माँ, बौना को बौना नहीं कहोगी तो क्या कहोगी? पिताजी ने इसके लिए सबसे अच्छा धंधा चुना है। दूसरे दिन से बिलुआ अपने पिताजी की दुकान पर जाकर बाल काटने का काम करने लगता है। 1-2 महीने दुकान चला लेने के बाद एक दिन बिलुआ गबरू से बोलता है। देख गबरू, हमारे दुकान में एक ही आदमी का काम है और तू इतना छोटा है कि किसी का बाल भी ठीक से काट नहीं सकता। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? क्या करूं भाई, भगवान ने मुझे ऐसा बनाकर भेजा है कि कहीं भी काम मांगने जाता हूं तो सब हंसकर यही बोलते हैं कि तुमसे काम क्या होगा। वह सब मैं नहीं जानता। तुम अपना कहीं और ठौर ठिकाना देख लो। बिलुआ बेटा, भाई से ऐसे नहीं बोलते। जितना तुम्हारा हक दुकान पर है, उतना गबरू का भी है। देखो माँ, जब पिताजी ने वह दुकान मेरे नाम कर दिया तो फिर तुम लोगों का उसमें कोई हक नहीं बनता। और हाँ, ये बात मैं सिर्फ गबरू के लिए नहीं, तुम दोनों के लिए भी कह रहा हूँ। क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? जरा साफ साफ बताना। तो साफ साफ सुन लो पिताजी, मेरे परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वह हमारे तरह गरीबी में पले बढ़े। तो क्या इसके लिए तुम हम लोगों को घर से बाहर निकाल दोगे? बेहतर होगा कि मेरे निकालने से पहले आप लोग खुद यहाँ से निकल जाओ। नीच कमीने, क्या इसीलिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? पिताजी, यह मत भूलिए कि आज मेरे ही टुकड़े पर आप लोग पल रहे हैं और मैं भी बड़ा हो गया हूँ। मेरे भी हाथ उठ सकती है। क्या कहा? अपने पिताजी पर तुम हाथ उठाओगे? लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? जाने दो सुंदरी, यह सब ऊपर वाले की लीला है। अपने नसीब में बुढ़ापे में ही घर से बाहर निकलना था। कल सुबह ही हम लोग इस घर से निकल जाएंगे। सुबह में झुमरू, सुंदरी और गबरू तीनों बिलुआ का घर छोड़कर चले जाते हैं। शहर जाने के क्रम में बीच में जंगल पड़ता था। बस जी, अब और नहीं चला जाता, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। माँ, पिताजी, आप यहीं पेड़ के छांव में बैठो, मैं देखता हूँ जंगल में कुछ फल फूल मिल जाएंगे। गबरू फल की खोज में जंगल में चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि बहुत सुंदर कुटिया के पास बहुत से फलों से लदे पेड़ लगे हैं। पास में ही एक तपस्वी धुनी रमाए बैठे हैं। तभी वो देखता है कि एक सांप तपस्वी को काटने जा रहा है। वो झट से सांप को हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन सांप बड़ा होने के कारण गबरू को अपनी पूंछ से बांध लेता है। गबरू छटपटाने लगता है। तभी तपस्वी का ध्यान पत्तों की खरखराहट से टूट जाता है और वो गबरू को उसे सांप से अलग कर बचाता है। कौन हो तुम बालक? इस घने जंगल में क्या करने आए हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम गबरू है। मैं अपने बूढ़े माता पिता की भूख को मिटाने के लिए कुछ फल ढूंढने के लिए आया था। मेरे माता पिता नदी किनारे पेड़ की छांव में भूखे बैठे हैं। बालक, मैं तपस्वी देवराज तुम्हारी माता पिता के प्रति
आदर भाव और मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने की तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। ये लो एक फल, इसमें तुम लोगों की भूख मिट जाएगी। जी महाराज, मैं इसे अभी माँ पिताजी को जाकर खिला देता हूँ। परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने माता पिता के साथ जंगल में क्यों भटक रहे हो। तब गबरू अपने परिवार और बिलुआ के बारे में बताता है कि किस तरह उसके छोटे भाई ने उन सभी को घर से निकाल दिया। यह फल मामूली फल नहीं है, इससे तुम जो चाहोगे एक बार में वह तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे तभी मदद लेना जब तुम्हें इसकी जरूरत हो। जी महाराज, अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं जाकर अपने बूढ़े माता पिता के भूख को शांत कर सकूं। गबरू वो फल लेकर तेजी से अपने माँ पिताजी के पास पहुँचता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। फिर वो लोग फल से अपने लिए स्वादिष्ट खाने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसी खाने को खाकर नगर की ओर निकल जाते हैं। नगर में एक ढाबे पर अरे बोने, तुझे क्या चाहिए? बहुत देर से देख रहा हूँ, टुकुर टुकुर देख रहा है। फिलहाल तो मुझे काम की सख्त जरूरत है, मुझे काम चाहिए। अबे ठीक ने, मेरा पाव भाजी का दुकान है, एक पाव के बराबर तो तू ही है। तू क्या काम करेगा मेरे यहाँ? जा कहीं और नौटंकी में शामिल हो जा। जगन, तुम्हें काम नहीं देना है तो मत दो, लेकिन किसी के रूप, रंग और कद का ऐसे मजाक उड़ाना उचित नहीं। अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है तुझे? तो तुम ही अपने ढाबे में काम पर क्यों नहीं रख लेते? मैं जरूर रख लेता, लेकिन मुझे तो खुद कोढ़ हो गया है। मैं दुकान बंद करके हरिद्वार जा रहा हूँ, वहीं बैठकर भीख मांगूंगा। बेटा, मेरी दुकान भी पाव भाजी का सामने है, लेकिन मुझे कोढ़ हो जाने के कारण यह दुकान मैं बंद कर हरिद्वार जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो इसे खुद से चला सकते हो। चाचा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर पाव भाजी की दुकान चलाएंगे। बेटा, मुझे कोढ़ हो गया है और यह बात नगर में सभी को मालूम हो चुका है, इसीलिए मेरी दुकान से कोई खाना नहीं खाएगा। एक दो कस्टमर आता भी है तो यह लालची जगन उसे कोढ़ के नाम पर भड़का देता है और अपने यहाँ बुला लेता है। चाचा, मेरे माँ पिताजी हैं, हमें एक कमरा चाहिए ताकि हम लोग रह सकें। अगर तुम लोग छुआछूत नहीं मानते तो मेरे घर पर रह सकते हो, वैसे भी अब मैं हरिद्वार निकलने ही वाला हूँ। धर्मा उन लोगों को अपने घर ले जाता है। वहाँ गबरू उसे चमत्कारी फल से एक छोटा सा फल मांगता है और धर्मा को खाने के लिए देता है। फल खाते ही धर्मा के जितने भी कोढ़ के लक्षण थे सारे गायब हो जाते हैं। धर्मा खुश हो जाता है। तभी नगर में महामारी फैल जाती है। लो, इस महामारी में तो लोग हमारे पाव भाजी भी नहीं खाएंगे। अब हम लोग कैसे रहेंगे? पता नहीं यह महामारी कब खत्म होगी। गबरू उस चमत्कारी फल से महामारी ठीक होने वाली दवा की इच्छा जाहिर करता है। फल से तुरंत एक रस से भरी बोतल निकलती है। उस चमत्कारी रस को पाव भाजी में छिड़ककर वो बेचने लगता है, जिससे बीमार व्यक्ति ठीक होने लगते हैं। उधर प्रीतमगढ़ के दरबार में महाराज की जय हो। हमारी खुफिया विभाग से हमें पता चला है कि जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह हम पर हमला कर प्रीतमगढ़ को अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं। जी महाराज, हमने भी पता करवाया है। जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह का मानना है कि हमारे नागरिक उनके राज्य में पलायन कर महामारी फैला रहे हैं और यह भी मानना है कि हम लोग महामारी पर काबू नहीं पा रहे हैं। अगर एक हफ्ते में महामारी पर काबू नहीं पाया गया तो वे हम पर हमला कर देंगे। और महाराज, इस वक्त हमारे आधे से ज्यादा सैनिक बीमार पड़े हुए हैं। जो हैं भी वह महामारी से भयभीत हैं। वह अभी आक्रमण का सामना करने को तैयार नहीं है। मंत्री जी, जितना जल्दी हो सके महामारी के रोकथाम के लिए उपाय निकालिए, नहीं तो बहादुर राजा भैरव सिंह के सामने हमारे सैनिक कहीं भी नहीं टिकेंगे। महाराज, हमें पता चला है कि नगर में पाव भाजी बेचने वाला बौना गबरू, उसकी पाव भाजी खाने से लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं।
तभी राज वैद्य आकर बताते हैं कि जांच में महाराज सहित राजमहल के अधिकांश लोग महामारी से ग्रसित पाए गए हैं। मंत्री जी, हमें उस गबरू पाव भाजी वाले की दुकान पर ले चलिए। दूसरे दिन गबरू की पाव भाजी की दुकान पर। मंत्री जी, यहाँ कोई बहुत बड़ी मंदिर है क्या, जहाँ लोगों का तांता लगा हुआ हो? नहीं महाराज, मंदिर नहीं, यहाँ गबरू का चमत्कारी पाव भाजी मिलता है जिसे खाकर लोग स्वस्थ हो रहे हैं। यह उसी की लाइन है। अबे बौने, महाराज अपने मंत्री और सेनापति के साथ तेरे ही दुकान पर धावा बोलने आ रहे हैं। जल्दी से दुकान बंद कर भाग जा। धर्मा, मैं ना कहता था कि यह बौना किसी न किसी दिन तुझे फंसाएगा। यह पाव भाजी में अफीम डालकर सारे लोगों को बीमार कर रहा है। तभी महाराज खड़ग सिंह गबरू की दुकान पर पहुंचते हैं। इस दुकान का मालिक कौन है? महाराज की जय हो, मैं गबरू इस दुकान का मालिक हूँ। बताइए महाराज, आपकी क्या सेवा करूँ? गबरू, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सारे जनता और सैनिक सहित राजमहल के कर्मचारियों को भी मुफ्त में अपनी पाव भाजी खिलाओ। मंत्री जी, इसके लिए गबरू को राजकोष से धन मुहैया कराया जाए। जी महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। सेनापति जी, अपने स्वस्थ सैनिकों को पाव भाजी के वितरण में लगाइए ताकि एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से महामारी पर काबू पाया जा सके। गबरू, फिलहाल हमारे और हमारे परिवार के लिए कुछ पाव भाजी दे दो ताकि हम लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। उधर गांव में बिलुआ अपने शराबी दोस्त जगिया के साथ खूब शराब और कबाब में पैसे उड़ाता है, जिससे वो कर्ज में चला जाता है और उसकी दुकान भी बिक जाती है। गरीबी और महामारी से तंग आकर बिलुआ शहर में मजदूरी करने आ जाता है। यहाँ वो लोगों को पाव भाजी पहुँचाने का काम करने लगता है। एक दिन, ये लड़का इधर सुनो, क्या करते हो यहाँ? जी सरकार, मैं यहाँ जरूरतमंदों को पाव भाजी खिलाता हूँ। इस इलाके में जल्द से जल्द पाव भाजी की जरूरत है। तुम तुरंत यह पर्चा लेकर पाव भाजी के दुकान पर जाओ और वहाँ के मालिक को यह पर्चा देकर 50 बैलगाड़ी पाव भाजी ले आओ। बिलुआ 50 बैलगाड़ी लेकर गबरू की पाव भाजी की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन पाव भाजी लेने के लिए लोगों की भीड़ में वो पाव भाजी के मालिक तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसकी मुलाकात धर्मा से होती है। मालिक, यह पर्चा सेनापति वीरभद्र सिंह ने दिया है। 50 बैलगाड़ी पाव भाजी की तत्काल जरूरत है। यह तो राज पर्चा है, इसके लिए तो तुम्हें मालिक के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसा करो, मैं यहाँ तैनात एक सैनिक को बोल देता हूँ, वह तुम्हें मालिक के पास पहुँचा देगा। वहाँ यह पर्चा दिखाना। सैनिक बिलुआ को लेकर गबरू के पास जाता है। अरे गबरू, तू यहाँ नौकरी करता है? देख, आज मैं अपने मेहनत की बदौलत राज कर्मचारी बन गया हूँ। यह राज पर्चा देख, तुम्हारे मालिक को दिखाकर 50 बैलगाड़ी पाव भाजी लेने आया हूँ। सेनापति वीरभद्र सिंह मुझे खुद यह पर्चा दिए हैं। धर्मा चाचा, इसे 50 बैलगाड़ी पाव भाजी दे दो। ए बौने, चल पर्चा इधर ला। मामूली पर्चा समझ कर रखा है क्या? यह राज पर्चा है और मुझे यहाँ के मालिक का हस्ताक्षर भी इस पर चाहिए। हाँ गबरू बेटा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। रुको रुको, इस पर दुकान मालिक का हस्ताक्षर चाहिए। धर्मा आगे कुछ कह पाता कि तभी कुछ सैनिक आकर बिलुआ को धकेलते हुए कहते हैं कि साइड हटो, महाराज खड़ग सिंह यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर में लाव लश्कर के साथ महाराज खड़ग सिंह पहुँचते हैं और गबरू से हाथ मिलाकर कहते हैं, शाबाश गबरू, तुमने आज अपने राज्य की लाज बचा ली। हमने लगभग पूरी तरह से महामारी पर काबू पा लिया है। चूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह ने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है और अपने राज्य में पाव भाजी की सेवा देने के लिए बुलाया है। महाराज, ये सब आपके हस्तक्षेप के बिना असंभव था। हमें इसका श्रेय देकर तुमने अपना बड़प्पन दिखाया है। काम तो सारा तुम्हारा ही है। बिलुआ भीड़ में से महाराज और गबरू को सिर्फ टकटकी लगाकर देख रहा था।